बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए जो 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, ये जो ख़ान साहब की पेशकश थी, इस ऑफ़र पे नाज़रीन एक ब्रेक थ्रू हुआ है। आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि ये जो इमरान ख़ान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और 7 रुकनी कमेटी के नामों के साथ ख़ान साहब ने नोटिफिकेशन भी अपनी जमात का जारी कर दिया था। ये सबको समझ आ रही थी कि ख़ान साहब किसके साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हुकूमत का उस नोटिफिकेशन में ज़िक्र नहीं था और ख़ान साहब भी जानते हैं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो किसके साथ करने हैं, इदारे के साथ करने हैं, कंट्रोल टावर के साथ करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। तो ख़ान साहब ने एक पेशकश की। अब उस ऑफ़र के ऊपर ब्रेक थ्रू नाज़रीन ये हुआ है कि ख़ान साहब को उस मुज़ाकरात की पेशकश पर एक जवाब दिया गया है, एक पैगाम पहुंचाया गया है। अब ये जो पैगाम मुज़ाकरात के ऊपर ख़ान साहब को पहुंचाया गया है, ये कितना पॉजिटिव है, इसमें क्या कोई शर्त रखी गई है, कोई कंडीशन रखी गई है, ये डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि संडे का दिन था, छुट्टी का दिन होता है। आज भी नाज़रीन ख़ान साहब के पार्टी के लोग जो है वो उन्हें छोड़ने का ऐलान करते रहे। आज भी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में 2 प्रेसर्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक में तो नादिया अज़ीज़ साहिबा तहरीक इंसाफ की खातून एमपीए थी। उन्होंने 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत की और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक और एमपीए थे मलिक खुर्रम साहब, उन्होंने भी 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत की और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये तो नाज़रीन कोई इतनी बड़ी खबरें नहीं थी क्योंकि अब तो एक सिलसिला बन गया है, एक सिलसिला चल निकला है ख़ान साहब को खैराबाद कहने का, तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने का। लेकिन नाज़रीन जो शॉकिंग न्यूज़ थी ये इसी मामले से जुड़ी, वो नाज़रीन ये थी कि मुस्तमिक ज़िया के जो सरबराह हैं इजाज़ुल हक साहब, उन्होंने आज एक हैरानकुन स्टेटमेंट दिया, बल्कि रिटन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को स्टेटमेंट दिया। आपको याद होगा कि 20 अप्रैल को 19 मार्च को 2023 को एक ख़बर नेशनल मीडिया पे चली जिसमें इजाज़ुल हक साहब की, इमरान खान साहब की तस्वीर भी थी, जिसमें तहरीक इंसाफ का जो परचम का जो एक मफलर होता है वो भी इजाज़ुल हक को जो है वो पहनाया गया, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि वो आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। ना सिर्फ वो ख़ुद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर रहा हूँ, बल्कि अब उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के लोग भी आज तहरीक इंसाफ में जम हो गए। और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इजाज़ुल हक साहब का स्टेटमेंट भी आया कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो कौम की उम्मीदों का महवर हैं और वो तहरीक इंसाफ में एक कारकुन की हैसियत से अपनी जो भी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी वो ये ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, ऐसन तरीके से निभाएंगे। तो मीडिया के सामने भी आके ऐलान किया और तहरीक इंसाफ का उन्होंने वो मफलर जो है परचम वाला वो भी उन्होंने अपने गले में डाला, खान साहब ने उनके गले में डाला। तो सबने देखा कि पार्टी वो तहरीक इंसाफ में जम करके जा रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें लेटर लिखा इजाज़ुल हक साहब को कि आप ये बताएं कि आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है, कि आप तहरीक इंसाफ में जम कर चुके हैं तो आप बताएं, तो फिर इलेक्शन कमीशन फर्दर कार्रवाई करे। तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो जवाब दिया है और इसमें जो नाज़रीन लेटर लिखा है उसका जवाब 9 मई के वाक़या के बाद दिया गया है। अब इस लेटर में इजाज़ुल हक साहब ये कहते हैं कि मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार नहीं की, मैंने तो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद बनाया था, इत्तेहाद की बात की थी, ना मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, ना अपनी पार्टी को मैंने जो है वो तहरीक इंसाफ में जम किया। इस किस्म के नाज़रीन जो लोग हैं जो सियासी तौर पे फ़ायदा उठाते हैं हर पार्टी को, आप देखें ना, इनका माजी देखें, इजाज़ुल हक साहब का ये नवाज शरीफ के साथ रहे, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, ये चौधरियों के साथ रहे। अब ज़री सी बात है कि सियासी माइलेज चाहिए थी, सियासी सपोर्ट चाहिए थी, तो इमरान खान के साथ खड़े हो गए, तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो गए। अब जब खान साहब पे बुरा वक्त आया है तो कहा कि नहीं, मैंने तो तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार नहीं की। तो ऐसे लोगों से ख़ान साहब का भी जो है अब जो है वो आगाह रहना चाहिए, बाखबर रहना चाहिए, और बाकी सियासी जमातों को भी इस मुश्किल हालात में, चाहे पीटीआई के ऊपर जितना भी बहरान है, यहाँ से लोग के जो निकल के जाएंगे, मेरे ख्याल से ज़ाहिर सी बात है कि वो दूसरी सियासी जमातों की तरफ रुख करेंगे। दूसरी सियासी जमातों को भी ऐसे किरदारों के हवाले से, ऐसे अशख़ास के हवाले से, ऐसी शख्सियात के हवाले से ख़ुद को जो है वो आप यूँ कह लें कि एक मोहतात होना होगा। अदरवाइज़ ये जो सिलसिला हमारे मुल्क में इस तरह का चलता है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। एक और नाज़रीन ख़बर है इलेक्शन के हवाले से। कल आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से
मुकदमे की समाअत होने जा रही है। तो समाअत तो नाज़रीन कल होगी। कल भी इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो चौथे रोज़ अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखेंगे। और अभी तक नाज़रीन आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के वकील के सिर्फ जो नज़रसानी का दायरा अख्तियार होता है उस पर अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। अभी वो इसी नुक्तों के ऊपर दलाइल दे रहे हैं कि जो आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट केसेस की समाअत करती है, इलेक्शन का मुकदमा भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुना गया, उस पर आज खुद नोटिस लिया गया। तो इसमें अगर आपने फैसला दे दिया है तो इस पर रिव्यू आता है तो आप उसको उस स्कोप को नैरो डाउन नहीं कर सकते। अगर सिविल मुकदमा है, फौजदारी मुकदमा है, तब तो आप रिव्यू पिटीशन का जो दायरा है उसको महदूद रखेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आपने आर्टिकल 187 को भी रखना है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए और कंप्लीट इंसाफ के असूल को पूरा करने के लिए आपको रिव्यू में भरपूर मौका देना होगा, दलाइल सुनना होगा और आपने रिव्यू का जो दायरा है उसको महदूद नहीं कर सकते। तो कल की समाअत में नाज़रीन एक और चीज़ भी होने जा रही है। हमें नाज़रीन जो सोर्सेज से एक चीज़ मिली है वो ये है नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ की 2 ख़वातीन MPAs, जिसमें एक का नाम नाज़रीन ज़ैनब है, ग़ालिबन मेरा नाम आपको बता देता हूँ, ज़ैनब उमैर, और एक तलत फ़ातमी हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के ख़िलाफ़, अटॉर्नी जनरल के ख़िलाफ़, स्पेशल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़, स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना, मेम्बरान व सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं किया गया। ना इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम किए गए, ना इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फराहम की गई और अदालत ने स्टेट बैंक को 27 अप्रैल तक तमाम फ़ंड फराहम करने की हिदायत की थी, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो लिहाजा अदालती जो हुक्म अदूली की गई है, जो अदालत का हुक्म नहीं माना गया, उसकी कंटेम्प्ट की गई है। इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब इलेक्शन कमीशन जिसको फ़ंड्स हुकूमत ने देने थे, इलेक्शन कमीशन जिसको सिक्योरिटी इदारों ने फराहम करनी थी, उसका नाम शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब ये इनके दिमाग का नॉलेज है। और वकील हैं इनके अज़हर सदीक़ साहब के इलेक्शन कमीशन का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये बच्चे को भी अगर थोड़ा सा कानून पता हो, बच्चे की बात कर रहा हूँ, समझदार को तो पता ही होता कि जिस बंदे के पास वसाइल ही नहीं है, जिस बंदे को वसाइल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे फराहम नहीं किए गए, उसने तो इलेक्शन करवा देना था। अगर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी मिल जाती, इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल जाते, तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्या मुश्किल थी, वो तो इलेक्शन करवा देता। लेकिन जब पैसे ही नहीं मिले, सिक्योरिटी नहीं मिली, तो उस बंदे का आपका जिस पर जितना भी उसके साथ इख्तलाफ है उसका कसूर क्या है? लेकिन उसका कसूर ये है कि वो डट के खड़ा है और वो PTI के केसेस का फ़ैसला कर रहा है, मेरिट पे कर रहा है और जानिबदारी नहीं दिखा रहा। और जो गैर जानिबदारी इलेक्शन कमीशन की, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इसकी गैर जानिबदारी ही हमारे लिए जानिबदारी है। यानी अगर वो जानिबदारी करें, PTI को सपोर्ट करें, PTI के लिए जैसे वो डस्का में हुआ था, धांधली वाला इलेक्शन को जायज़ करा देते थे, फिर तो चीफ़ इलेक्शन कमीशन अपना पॉइंट ही बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस धांधली को जब एक्सपोज़ किया इलेक्शन कमीशन ने, चीफ़ इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान ने, तब से PTI के लोग जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो गए। अब आ जाते हैं मुज़ाकरात वाली बात के ऊपर। वैसे नाज़रीन इस दरख्वास्त के हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही हैं, कल इसकी भी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि जो 2 ख़वातीन MPA ने ये कंटेम्प्ट की पटिशन अज़हर सदीक़ की वसातत से दायर की है, ये ग़ालिबन दायर करने के बाद वापस ले ली गई है। लेकिन आज रूल्स ये कहते हैं, ये ज़राए बता रहे हैं कि दायर करने के बाद वापस ले ली गई है, लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि एक मरतबा आपने कोई दरख्वास्त दायर कर दी, जब तक उस पर ऑब्जेक्शन ना लगे, जब तक वो डिसमिस ना कर दी जाए, आप उसको वापस नहीं ले सकते। ये दायर करने के बाद वापस नहीं ले सकते। तो कल इस दरख्वास्त की हकीकत का भी पता चल जाएगा। लेकिन अज़हर सदीक़ साहब ने यह दरख्वास्त जो है बहुत सारे साफ़ियों को व्हाट्सएप की है। अब आ जाते हैं जो मुज़ाकरात वाली बात है। पिछले व्लॉग में आप नाज़रीन को मैंने डिटेल से बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। पहले राउंड में भी एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी। जो कुछ खान साहब ने किया, अपने हाथों से खान साहब जो है अपनी दरख्त की शाखें काटते हैं, तो इल्ज़ामात खान साहब ने लगाए। खान साहब ने उस बंदे को भी टारगेट किया जिसका इस सारे मामले से लेना देने नहीं था। हत्ता कि खान साहब के जो मौसन थे, खान साहब के बारे में ये भी अब मीडिया पे आम तौर पे कहा जाता है कि खान साहब मौसन कुश हैं, यानी जिसने खान साहब पे एहसान किया उसे खान साहब के शर से डरना चाहिए। तो कमर जवेद बाजवा साहब से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कालम छपे हैं, उनकी किसी की तरदीद भी कमर जवेद बाजवा साहब ने नहीं की। खान साहब को इक़्तिदार में लाने में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने ज़मीन और आसमान एक कर दिए थे और ख़ान साहब को इक़्तिदार में लेके आए।
और इक़्तिदार में आने के बाद खान साहब ने जब इक़्तिदार से निकले जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या सिला दिया वो आपके सामने है। लेकिन हमारा ये मौजू नहीं है, हम इस बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, नए आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए भी खान साहब ने कोई ऐसी हद नहीं थी जो खान साहब ने पार नहीं की, कोई ऐसी लाइन नहीं थी, रेड लाइन नहीं थी इसको खान साहब ने क्रॉस नहीं किया था। अब जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात का जो पहला राउंड था उसमें एस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी किया। हुकूमत की इत्तेहादी सियासी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी किया। आसिफ अली ज़रदारी ने किरदार अदा किया, बिलावल ज़रदारी ने किरदार अदा किया, ख्वाजा साद रफ़ीक ने किरदार अदा किया, शहबाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान भी राज़ी नहीं थे, नवाज शरीफ भी राज़ी नहीं थे। लेकिन जो मुल्क में उस वक्त हालात बन रहे थे, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, उसको नीचे लाने के लिए मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ और खान साहब के साथ टेबल पे बैठे, खान साहब की मुज़ाकरात की टीम के साथ इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात की टेबल पे बैठीं। लेकिन जब बात बनने को आई, जब तारीख़ तय होने को आई, तो खान साहब ने वो मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर जो बिसात बिछाई गई थी मुज़ाकराती टीमों ने, दोनों तरफ से खान साहब ने वो शतरंज की जो चालें थीं या शतरंज के जो कुछ भी थे, जो मोहरे थे, खान साहब ने सारे गिरा दिए। खान साहब ने कहा नहीं, मुज़ाकरात 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील कर दी, यानी आपका IMF के साथ डील भी नहीं हुआ, कोई मुआहदा तय नहीं हुआ, आप बस इलेक्शन करवा दें। तो वो बड़े मुश्किल से राज़ी किया था इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत ने, लेकिन खान साहब ने वो मौका हाथ से खुद ही गंवा दिया। अब खान साहब कल से फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है कि अब खान साहब अपने लिए NRO मांग रहे हैं। और बात प्रेमा फिशाई बज़ाहिर दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद खान साहब मुश्किल में आ चुके हैं, खान साहब मुश्किल में घिर चुके हैं और खान साहब के लिए मुश्किल से निकलना नामुमकिन के मुतरादिफ हो चुका है, नामुमकिन के मुतरादिफ हो चुका है, नामुमकिन नहीं है। ये भी आप समझ लें, मैं कह रहा हूँ कि नामुमकिन के मुतरादिफ है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अल्फाज के जो मीनिंग है उनको समझते नहीं और पता नहीं कमेंट्स बॉक्स में हमारा बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से ज़बरदस्त अल्फाज के साथ जो है वो वेलकम करते हैं। लेकिन बहरहाल अब फिर हुकूमत ने पेशकश की है, खान साहब को तजवीज़ पेश की है, जो ऑफ़र खान साहब लेके आए कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, मुज़ाकरात पे बात करते हैं। तो हुकूमत ने खान साहब को पेशकश कर दी है और पेशकश में नाज़रीन ये कहा गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है ये पेशकश करने में और नून लीग भी शामिल है। नून लीग की तरफ से ये पेशकश की है एहसन इकबाल साहब ने, समझदार हैं, सीनियर हैं अपनी पार्टी के अंदर, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी से ये पेशकश जो है शर्जील मेमन साहब ने की है कि खान साहब अगर मुज़ाकरात चाहते हैं, सदके दिल के साथ चाहते हैं, तो फिर 9 और 10 मई के पुरतशद्दद वाक़यात की, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव की उन्हें मजम्मत, न सिर्फ मजम्मत नहीं बल्कि माफ़ी मांगना होगी। माफ़ी मांगेंगे तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये अब नाज़रीन डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश नहीं है, लेकिन दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं का स्टेटमेंट देना इस बात की अक्कास है, इस बात का इशारा देता है कि ये अगर मुज़ाकरात की खान साहब को पेशकश कर रहे हैं, कंडीशनल कर रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी को अब भी मुज़ाकरात के लिए मना सकते हैं, अपनी पार्टी को भी मना सकते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी, और इस्टेब्लिशमेंट को भी मना सकते हैं कि हमें खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। बाकी जो मुकदमात है वो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन सियासी मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होते अच्छे लगते हैं। अब देखते हैं, खान साहब कंडीशन तो लगा दी है, लेकिन खान साहब ने कभी अपने किसी भी गलत काम की कभी माफ़ी मांगी नहीं, और खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। यानी खान साहब ख़ुद को ये समझते हैं कि मैं गलतियों से पाक हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। कभी भी इंसान की ये सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, ख़ताओं का पुतला है, ख़ता हो जाती है और माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं, इंसान बड़ा होता है। तो देखते हैं, हुकूमत ने तो मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो कंडीशन के साथ, शर्त के साथ एक्सेप्ट कर ली है। क्या खान साहब इस शर्त को एक्सेप्ट करते हैं, ये फिर आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।